आइए देखते हैं टॉपर्स का कैसे नोट्स बनता है। तो मैम ये नोट्स दिखाइएगा। ये सर ये मेरी हिस्ट्री की बुक कॉपी है जो जी खुद बना है नोट्स, जी और ये सारा टॉपिक लिखा हुआ है, इसमें सर बनाया गया ये हिस्ट्री का है जो मैंने खुद से बनाया है। कि ये टॉपर्स का ये इस तरह का नोट्स रहता है। चीज़ों को अंडरलाइन किया गया है कि कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। तो आप देख रहे होंगे मुग़ल प्रशासन की विशेषताओं पर प्रकाश डालने इस तरह से प्रश्नों को टॉपिक वाइज तैयार किया जाता है। तो आप लोग भी देख सकते हैं किस तरह से एक लिखने की जो शैली है काफ़ी अच्छी है। पॉइंट वाइज लिखा जाता है और कुछ इस तरह से कि जब शिक्षक और जो परीक्षा की कॉपी को जांच रहा है उसे वो जब कॉपी को देखे तो उसे देखते ही समझ में आ जाए कि एक पढ़े हुए बच्चे ने इसकी सुस्पष्ट व्याख्या की है और प्रश्नों को समझते हुए उसका उत्तर लिखा है। ये और मैम ये और किस चीज़ का ये बुक वगैरह आपने दृष्टि की बुक हो गई जी सर, ये सर मेरा जीएस का नोट्स है, ये मेरा जीएस का नोट्स है, जीएस के नोट्स हैं। ये खाद प्रसंस्करण के बारे में। देखिए कितनी अच्छी सी चीज़ों को सजाया गया है इस तरह से। अगर आप मेरे पापा चेक करते थे जहाँ भी गलतियाँ होती थी तो वो सुधारते थे। तो देखिए किस तरह से जो है चीज़ों को अब सबसे ज़रूरी है कि आपका प्रेजेंटेशन, अगर आप कम चीज़ों को भी लिख रहे हैं और आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है तो जो जांचकर्ता होते हैं उन्हें बहुत आसानी से देखिए जैसे ये चित्रों का उपयोग किया गया, चित्रों के माध्यम से समझाया गया। तो ये काफ़ी कहा जाता है कि एक चित्र जो है 1000 शब्दों के बराबर होता है। इस तरह से आप बना सकते हैं। यूट्यूब चैनल है वो सब फॉलो करके मैं 2-3 चीज़ का वीडियो देखा, जैसे RS TV देखती थी, उसके बाद यूट्यूब पे एडिटोरिया का वीडियो देख RS TV एडिटोरिया चैनल, और उसके बाद ये पाठशाला वाले सर जो है वो टेस्ट लेते थे, तो उन सब के माध्यम से जो भी कॉपी बच्चों लोग की आती थी तो मैं उसमें जो अच्छी बातें थी, अच्छी पॉइंट्स थी उनको मैं इसमें करती थी। हिस्ट्री वगैरह की ये मेरी बुकें हैं और ये हिस्ट्री का PSC की जो मुख्य परीक्षा का समान अध्ययन वगैरह है इसमें टोटल सिखाए हैं। GS1 GS2 दोनों किताबों को आप देख सकते हैं। आप भी अगर इस तरह से टॉपर्स बनना चाहते हैं तो इन किताबों का आप अध्ययन करें। ये सभी कुछ मैं आपके लिए ला रहा हूँ ताकि आप लोगों भी इस तरह से अगर स्टडी करते हैं तो सफलता निश्चित रूप से आपको मिलेगी। और ये स्टैटिक्स जो पीटी में पूछा जाता है बहुत लोगों का फंसता है, तो ये देखिए मैम बता रही हैं बहुत अच्छी बुक है। और DI के लिए डाटा इंटरप्रिटेशंस कहा जाता है, इनके जैसी बुक अगर आप पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा आपको आप स्कोरिंग कर सकते हो। और ये कुछ पीटी के लिए नोट्स है मैम का, बुक आती है परीक्षा के लिए, जो पिछला पूछा गया प्रीवियस ईयर के सॉल्व क्वेश्चन की है। तो ये वीडियो में भी बताया मैम ने कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो आप इन्हें तैयार करें और इस तरह से अगर आप भी तैयार करेंगे तो आप एक अच्छी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए मिलते हैं टॉपर से। 215वां रैंक है, DPO का पोस्ट मिला है और बिहार प्रशासनिक सेवा 66वीं में रिजल्ट आया है रुचिला रानी जी से। तो आइए जानते हैं सफलता की कहानी, किस तरह से संघर्ष है, किस तरह से चीज़ें हैं, सभी चीज़ हम लोग जानेंगे। पहले तो आपको बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने बड़े पद को प्राप्त किया है, बहुत संघर्ष रहता है, बहुत बड़ी सफलता है। तो सबसे पहले आप अपना नाम और एजुकेशन बैकग्राउंड बताइए लोग। ओके सर, मेरा नाम रुचिला रानी है और मेरा चयन 66वीं BPSC में प्रोबेशन ऑफिसर के पद पे हुआ है। मेरा रैंक 215 है। और जहाँ तक मेरे एजुकेशन बैकग्राउंड की बात है तो मेरा एजुकेशन प्रॉपर गांव में ही हुआ है। मेरी पूरी शिक्षा दीक्षा गांव के ही सरकारी स्कूल से हुई है और गांव के ही स्कूल से मैंने हाई स्कूल से मैंने 10वीं की परीक्षा पास की 2012 में। उसके बाद मेरा इंटर बगल के कॉलेज MSIDS कॉलेज से हुआ 2014 में, और फिर मैं ग्रेजुएशन हुआ मेरा ग्रेजुएशन, और उसके बाद 2019 से मैं इसकी तैयारी कर रही हूँ और ये मेरा तीसरा अटैम्प्ट था। बीच में 2 जो अटैम्प्ट था 64वीं 65वीं, उसमें कुछ मार्क्स से मेरे नहीं आए थे रिजल्ट, और जिसके कारण से मैं पूरी तरह से टूट गई थी, बहुत डिमोटिवेट हो गई थी। और इस बार बहुत डर था कि कहीं पिछली बार की तरह ही ऐसा ना हो कि रिजल्ट फिर से ना आए।
बहुत डर गई लेकिन थी। इस बार हो गया, लेकिन इस बार हो गया और काफी अच्छा हुआ, जी। टॉपर में आ गई। मुझे उम्मीद नहीं थी लेकिन कि इतना अच्छा रैंक भी आ जाएगा, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। सब लोग काफ़ी खुश हैं, गांव समाज सबके सब लोग काफ़ी प्राउड फील कर रहे हैं और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। अच्छा, ये आपका दूसरा तीसरा चौथा मतलब मतलब तीसरा जॉब है। जी जी अच्छा, आप पहले से भी जॉब में हैं, पहले से भी हैं तो और दरोगा का भी रिजल्ट आया, तो काफ़ी कुछ चीज़ें, ये परीक्षाओं का सिलसिला कैसा रहा? मतलब आपका शायद चौथा ये सरकारी नौकरी है, तो कैसे सिलसिला रहा उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालें। ये लोग एक नौकरी नहीं कर पाते, आपने चार चार नौकरियों की लाइन लगा दी, कैसे हुआ ये सब? जी कि मैं पहला जॉब ग्रेजुएशन कौन सा रहा, दूसरा कौन सा रहा, अगर बताएं तो बच्चों को कैसे? जी सर, मेरा जो पहला जॉब जो था वो टीचर वाला ही था, और ये मेरा सिलेक्शन 2019 में ही हो गया था, लेकिन बिहार में थोड़ा मतलब जॉब ज्वाइनिंग कराते कराते थोड़ा लेट लग गया, और 2-3 साल बाद मुझे जॉब मिली फाइनली। और उसके बाद से मेरा रिजल्ट रेलवे में भी, मेरा एनटीपीसी में भी रिजल्ट है, लेवल लगभग सभी लेवल के लिए मेरा रिजल्ट आया था। और उसके बाद एसआई में भी फाइनल रिजल्ट आया मेरा, और ये मेरा चौथा रिजल्ट है जी। अच्छा, ये बीपीएससी निकाला है, बिहार प्रशासनिक सेवा, बहुत बड़ा पद है, बहुत बड़ी, बहुत बड़ी परीक्षा है। सभी लोग अफोर्ड भी नहीं कर, कोशिश भी नहीं करते हैं कि भाई हम वहाँ तक जाए। इतना मोटिवेशन कहाँ से आया कि बीपीएससी कर लेना है, बिहार प्रशासनिक, और वो भी लड़कियों के थोड़ा कहीं ना कहीं ये माहौल है, मैं बिल्कुल ये चीज़ नहीं मानता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं माहौल है, बिहार है, पिछड़ा राज्य है, तो कैसे लगा कि नहीं कर लेना चाहिए, कहाँ से मोटिवेशन आया इतना? सर, अगर देखा जाए तो हमें आज़ादी 1947 में मिल गई थी, लेकिन गांव में अक्सर मतलब अगर महिलाओं को खासकर देखा जाए तो उन्हें अभी तक ही आज़ादी नहीं मिल पाई है, पूरी आज़ादी। वो एक बंधन महसूस करते हैं, पितृसत्तात्मक समाज में उन्हें ज़्यादा मतलब गांव से बाहर भी वो नहीं जा पाती है, शहर जाने की बात तो दूर है। तो हम इस मिथक को मतलब बचपन से ही, मेरा जब था मैं 7-8 में थी, तो अंदर से ये था, जब मैं यूनिसेफ से जुड़ी थी तो उस समय से ही था कि मैं समाज के लिए कुछ करूँगी आगे चल के। तो उस समय से मैंने मेहनत करना शुरू किया था, और मेरी मम्मी जो थी वो पूरी ईमानदारी से मुझे पढ़ना सिखाई थी, कभी जो घर के काम होते वो नहीं करने दी मुझे। बहुत सेफ जिसे होता है ना कि परिवार का बहुत सहयोग रहा। बहुत सहयोग परिवार मिला, का बहुत बहुत सहयोग खासकर मेरे पापा मम्मी बहुत सपोर्ट किए। बाहर के जो लोग हैं, जब मैं आगे बढ़ी, ग्रेजुएशन कर ली, तो सब लोग बोले कि शादी कर दी जाए इसकी, बिल्कुल, हाँ। लेकिन पापा का सपना था कि जब तक इसको जॉब नहीं ये वाला एक बड़ा फैक्टर रहता है, ये एक बड़ा फैक्टर रहता है। जी, पापा का सपना था कि जब तक मुझे जॉब नहीं मिलेगी, और मम्मी का भी, तब तक इसकी शादी नहीं करेंगे। और मैं काफ़ी सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसे पापा मम्मी मिले जिन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया। और इस चीज़ की प्रेरणा, ऑफिसर बनने की प्रेरणा मुझे एक यहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट यहाँ के जो डीएम थे, तो उन्होंने मुझे जब मैं उनसे मिली थी, प्रेम सिंह मीना उनका नाम था जी, तो मैं उनसे जब मिली थी तो उन्होंने ही मुझे बोला था कि आप अच्छा करिएगा और आगे आप तैयारी मतलब इसी चीज़ की तैयारी कीजिएगा। फिर आगे जब ग्रेजुएशन हुआ मेरा, तो डीसीएलआर महनार ललित कुमार सिंह जी, उनसे काफ़ी सहयोग मिला, और उन्होंने अपने सानिध्य में रख के पूरे मार्गदर्शन दिया। वहाँ से मोटिवेशन जी, आया। वहाँ से सबसे ज़्यादा मुझे सहयोग मिला, और अभी तक मिल रहा है, आगे भी मिलता रहेगा। जी जी बिल्कुल। चलिए, अब तो अधिकारी बन गई हैं। अच्छा, काफ़ी लंबा सफ़र है, काफ़ी चीज़ें होती हैं, और इसमें डिस्ट्रैक्शंस भी बहुत होता है, बहुत सी चीज़ें। तो ये जो बीपीएससी की यात्रा है, बिहार प्रशासनिक सेवा की, तो इसके लिए उचित स्टडी मटेरियल, किताबों का जो चयन है, उसकी प्रॉपर जानकारी आपको कहाँ से मिली? कैसे जानकारी हुआ कि हाँ इस तरह की किताबों को पढ़ना है, इस तरह का स्टडी मटेरियल होना चाहिए, डिजिटल प्लेटफॉर्म ये होना चाहिए, ये आपके पास कहाँ से, ये नॉलेज आपने कहाँ से लिया? सर, शुरू में तो जानकारी नहीं थी, लेकिन जब मैं एसएससी की तैयारी कर रही थी 2018 तक, तो कौटिल्य क्लासेज हाजीपुर, जिसके ऑनर धर्मेंद्र सर हैं, तो उन्होंने मुझे बताया था। और जब मैं पढ़ती थी तो वो बोलते थे कि रुचिला, तुम इस चीज़ के लिए नहीं बनी हो, तुम बीपीएससी करो। और वो खुद इस चीज़ की तैयारी कर रहे थे, तो इसीलिए उन्होंने मेरा ध्यान इस ओर खींचा, और वो हमेशा मेरा टेस्ट लेते थे, तो सबसे ज़्यादा नंबर मेरा ही आता था। तो इसीलिए वो बोलते थे कि नहीं, तुम उस लायक हो और उसी चीज़ का तैयारी करो। लेकिन कोई टीचर ऐसे नहीं मिल रहे थे यहाँ पे जो तैयारी करवा सके। तो फाइनली पेपर में ढूंढ के कि कोई ऐसे ऑफिसर हैं जो फ्री में तैयारी करवाते हैं, तो वही ललित सर मिले, और उसके बाद से उन्होंने ये सारे कुछ बताया कि कैसे बुक पढ़ना है, कौन सी बुक लेना है, और सारा पीटी मेंस इंटरव्यू सारा बुक्स उन्होंने ही बताया। और वो संडे के संडे क्लास लेते थे, महनार में फ्री क्लास था,
अपने वहाँ से बहुत जी कुछ मतलब सहायता मिला सब वहाँ सब पे। कुछ, हाँ, बुक्स के बारे में वहीं से पता चला। तो देखिए सही कहा गया है, जो शिक्षक होता है वो एक पथ की तरह होता है, वो भले कहीं ना जाए लेकिन उस पर चलने वाला हर पथिक अपनी मंजिल को प्राप्त करता है। और कहा भी गया है कि एक चाणक्य हजारों चंद्रगुप्तों को बना सकता है, लेकिन हजारों चंद्रगुप्त मिलके भी एक चाणक्य का निर्माण नहीं कर सकते। तो जीवन में शिक्षक की भूमिका जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। अच्छा, आगे चलते हैं। बहुत सा लोग कहते हैं कॉन्सेप्चुअल है, हर वीडियो में देखने को ही मिलता है, आपसे भी जानना चाहेंगे। बच्चों को कहा जाता है कि बेस अच्छा करना है तो एनसीईआरटी पढ़िए। एनसीईआरटी की क्या भूमिका है? जो बच्चे बीपीएससी की तैयारी करना चाह रहे हैं उनके लिए अक्सर सुना जाता है कि छठा से 10वां तक का पढ़ लीजिए सारा चीज़। क्या भूमिका है? क्या सच में पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, सिर्फ बेसिक बुक्स की किताब किया जाए? क्या मामला है एनसीईआरटी का? सर देखिए, एनसीईआरटी जो बुक्स होती है, चूँकि हम लोग बचपन से ही वो बुक्स पढ़ते हैं, जी ठीक है, और कोई भी एग्ज़ाम होता है तो वहाँ से क्वेश्चन ज़रूर उठाया जाता है। भले ही वो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं और लेकिन संतुष्टि देते हैं। अगर वो आप पढ़ लीजिएगा तो आपको संतुष्टि मिल जाएगी कि हाँ, मेरा ये कवर हो चुका है। जी और उसके बाद आप जितनी सारी बुक्स पढ़ लीजिए तो इससे यही फ़ायदा है कि हमें आत्मसंतुष्टि मिलती है कि हमने ये बुक पढ़ लिया है और उसमें जो भी कंटेंट रहते हैं वो ऑथेंटिक रहते हैं। तो जी। इस चीज़ की भी पूरी हाँ, ये बात जी बिल्कुल इस गारंटी रहती है कि हम जो पढ़ रहे हैं वो सही पढ़ रहे हैं। आगे और सारी बुक है जिसमें डेट अलग अलग दिए रहते हैं। तो मैं एनसीईआरटी को देख के ही आगे अपना जो आधार है वो बनाऊंगी कि हाँ, वो डेट सही था, मैंने एनसीईआरटी में जो पढ़ा था। ठीक, तो एनसीईआरटी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ज़रूरी है। जी, पढ़ना चाहिए। यानी सभी बच्चों को निश्चित रूप से एनसीईआरटी को पढ़ना चाहिए। अगर आप बिहार प्रशासनिक सेवा या किसी भी प्रशासनिक सेवा में जाना चाहते हैं, किसी भी चीज़ की आयोग की तैयारी कर रहे हैं, तो एनसीईआरटी को आप अपना बेस जरूर बनाएं। अच्छा, एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लोगों के मन में हमेशा एक शंका रहती है, ये चीज़ हम आपसे जानना चाहेंगे। कोचिंग का बहुत ज़्यादा क्रेज है। आप अपना बताइए कि कोचिंग का कितना महत्व है? क्या सेल्फ स्टडी से भी बीपीएससी और जो भी इस तरह की प्रशासनिक सेवाओं की परीक्षा है पास किया जा सकता है? कोचिंग का क्या महत्व है एक विद्यार्थी के जीवन में? सर अगर मैं बताऊं कि मैंने इस चीज़ के लिए मतलब एसएससी तक तो मैं पढ़ती थी, लेकिन इस चीज़ के लिए मैंने कोई कोचिंग नहीं की। मेरा उसी पढ़ाई में सारा काम चल गया। देखिए, एक बीच में हम रोकेंगे बच्चों। बहुत बड़ी बात बताई है मैम ने कि कोचिंग की कोई ऐसी अनिवार्यता नहीं है। अगर आपके पास अच्छे मटेरियल्स हैं और अच्छे से आप स्टडी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो ऐसा कोई भी भ्रम मत पालिएगा कि अगर आपने कोचिंग नहीं किया किसी अच्छे से कोचिंग में, दिल्ली, बम्बई और अलग जाके मुखर्जी नगर में, तो आप नहीं निकाल सकते हैं रिजल्ट आपके सामने। जी मैम बताइए। जी, पीटी की तैयारी के लिए मैंने बस सर से बुक्स के लिए पूछा और उसके बाद से बस संडे के संडे हम लोग को होमवर्क मिलता था और पूरा खुद से करना पड़ता था। जी। एक 7 दिन का एक हम लोग का होमवर्क होता था और वो करके हम लोग खुद से पढ़ के जाते। सेल्फ स्टडी सबसे बेटर होता है। हम यही बोलेंगे कि जितने भी स्टूडेंट हैं वो अपने आप पे विश्वास करे और मेहनत करे और ज़रूर अच्छा करेंगे वो। तो देखिए, खुद पे विश्वास करने की बात कही जा रही है। खुद का मोटिवेशन मत गिरने दीजिए, थोड़ा समय लगेगा, चीज़ों को अच्छे से समझने की कोशिश करें। बहुत से डिजिटल प्लेटफॉर्म वगैरह भी हैं और आप घर से रिजल्ट दे सकते हैं। रिजल्ट मैंने बार बार मैं कह रहा हूँ कि देखिए रिजल्ट सामने है, रैंक के साथ है, अफसर का पद है, तो आप भी कर सकते हैं। जब ये कर सकती हैं तो आप भी कर सकते हैं, हर कोई कर सकता है। अच्छा, जानना चाहेंगे जो लोग बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो किन विषयों को पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है? ऐसे तो बहुत सा होता है, और आपका ऑप्शनल क्या था? जी, मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री था और मैं यही बोलना चाहूँगी कि अगर तैयारी करनी है बीपीएससी की तो इसमें 3-4 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसे फोकस करके हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर पीटी में स्कोर कर सकते हैं। जैसे पहला जो है हिस्ट्री है, चूँकि मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल था तो मुझे काफ़ी सहूलियत मिली थी और लगभग 35 से 40 क्वेश्चन इससे पूछते हैं। वही अगर साइंस की बात की जाए तो 30 क्वेश्चन लगभग इससे पूछते हैं। तो ये इसके अलावा हमारा करंट अफेयर जो है उससे 30-35 क्वेश्चन पूछा जाता है। और करंट अफेयर के अलावा बिहार पढ़ना बिहार के जी बीपीएससी के लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो ये 4 चीज़ों को अगर हम कवर करते हैं तो हमारा 100+ जो स्कोरिंग है, हाँ, वो आ जाएगा। बाकी जो 50 क्वेश्चन जो होते हैं वो ज्योग्राफी से, इकोनॉमिक्स से होते हैं और तो उससे थोड़ा कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर इस 4 चीज़ को कर लिया जाए अच्छे से तो रिजल्ट पक्का। जी। अच्छा, एक क्वेश्चन लाना चाहेंगे। बच्चों के मन में बहुत बार क्वेश्चन आता है, लोग पूछते हैं पुराने प्रश्न पत्रों का क्या योगदान रहता है? अगर जो भी परीक्षाएं होती, खासकर आयोग की बात है, अगर बच्चे पुराने प्रश्न पत्रों पे काम करें उसकी क्या महत्वपूर्ण भूमिका रहती है?
जी, अक्सर ऐसा होता है कि पुराने प्रश्न के जो होते हैं वही हूबहू उठा के डाल दिए जाते हैं। जी। तो इससे मुझे तो काफ़ी हेल्प मिला। मेंस में मैंने देखा कि लगभग क्वेश्चन जो थे वो पुराने क्वेश्चन ही थे। जी, तो यानी कहीं ना कहीं बच्चों को जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं आप उन्हें जरूर अच्छे से तैयार करें। थोड़ा बहुत चेंजिंग करके और वैसे ही क्वेश्चन हूबहू डाल दिए जाते हैं, बस थोड़ा पैटर्न तो बच्चे समझ जाएंगे कम से कम। पुराने प्रीवियस ईयर को अगर आप देख रहे हैं तो पैटर्न आप जरूर पकड़ लेंगे। और बहुत से क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं जो हूबहू ऐसा आ जाए, तो आपको एक वहां से समझिए कि एक पॉजिटिव आपको प्लस मिल जाता है वहां से लाइफ के लिए कि आप मिल जाता है कि इस टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं। पीटी में भी वैसा घटना चक्र आप देख लीजिए, तो उसमें बहुत सारे ऐसा क्वेश्चन है जिसमें जिसके नीचे डिस्क्रिप्शन रहता है, तो उससे हमें और सारा क्वेश्चन के बारे में जानकारी मिल जाती है। अच्छा मैम, ये सेट प्रैक्टिस की बात आती है, सेट प्रैक्टिस का क्या महत्व है? क्या इसका बेनिफिट मिलता है विद्यार्थियों को जो तैयारी करना चाहते हैं? सेट प्रैक्टिस का क्या महत्व? जी, सबसे अहम रोल तो सेट प्रैक्टिस का ही है। और सेट प्रैक्टिस के कारण से हमें मतलब एक होता है ना कि सब तरह के क्वेश्चन अगर बना लेते हैं आप, तो संतुष्टि मिलती है कि हाँ हम ये सब बना सकते हैं। आप पढ़ाई कितना भी करें, जब तक आप सेट प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको ये पता नहीं चलेगा कि आपने पढ़ा है उसका यूज हुआ है कि नहीं, और आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। एक कॉन्फिडेंस लाने के लिए सेट प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है, और मुझे लगता है कि मैंने पढ़ने से ज़्यादा सेट प्रैक्टिस ही किया है। जी, तो मेरा मतलब सेट प्रैक्टिस जो है उसका जो बाद में जो क्वेश्चन नहीं बनते थे तो वो मैं बाद में उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ती थी और उससे मुझे काफ़ी हेल्प मिला। अच्छा मैम, ये बताइएगा आपका टाइम टेबल क्या था? क्योंकि बच्चों का बहुत ये रहता है कि भाई 14 घंटा पढ़ना है, 16 घंटा पढ़ना है, व्यवहारिक बातें भी होनी चाहिए। तो क्या शेड्यूल है? एक टॉपर अगर अपना शेड्यूल बता रहा है तो बच्चे फॉलो अप करके वो भी कहीं ना कहीं जीवन में सफलता प्राप्त करें। क्या टाइम टेबल था आपका? जी, मैं हर दिन पढ़ती थी। मतलब मेरा ये था कि कंटिन्यूटी हमेशा हाँ, कंटिन्यूटी बरकरार रही। कभी मैं बहुत कम पढ़ पाती थी, कभी मैं जिस दिन नहीं कम पढ़ पाती थी उसके कल होके मैं कुछ ज़्यादा टाइम दे देती थी। लेकिन मैं किसी दिन मैं खाली नहीं बैठती, तो जिस दिन खाली अगर मान लीजिए किसी कारण से बैठ गई तो उसके अगले दिन चाहे रात ही क्यों ना बच जाए मैं उसको कवर कर लेती थी। जी, टॉपिक खत्म करना होता था। टॉपिक तो देखिए कहीं ना कहीं ये कंटिन्यूटी की बात है। रूटीन बना के और 4 बजे भोर से मैं लग जाती थी। उसके बाद 2-2 घंटा पढ़ के फिर आधा घंटा का ब्रेक लेना, और सारे सब्जेक्ट का मैं रूटीन बना के तब पढ़ती थी। तो बच्चों, बड़ी परीक्षा है, थोड़ा सा तो संघर्ष आपको करना ही होगा। और जैसा कि आपने देखा मैम का जो टाइम टेबल है, सुबह 4 बजे से जगना होता है, तो थोड़ी सी आपको भी अफोर्ड करना होगा, मेहनत करना होगा, क्योंकि बहुत सी चीज़ें होती हैं जो कि साथ में करना होता है। बीपीएससी के जो छात्र हैं उन्हें मुख्य रूप से किन बिंदुओं पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? अगर वो परीक्षा में अच्छा रैंक लाना चाहते हैं, अधिकारी बनना चाहते हैं, तो मुख्य किन बिंदुओं पर उन्हें ज़्यादा ध्यान देना जरूरी है? जी सर, सबसे पहले तो जो कोई बच्चा इस चीज़ की तैयारी करना चाहते हैं तो मैं बोलना चाहूँगी कि वो एक साथ सारे पीटी मेंस इंटरव्यू सबकी तैयारी करें। ऐसा ना कि हाँ पहले पीटी पास कर लिए, क्योंकि हमें टाइम बहुत कम मिलता है। अगर हम पीटी पास कर लेते हैं हम तो 3-4 महीने का मुश्किल से टाइम मिलता है मेंस का। अभी तो कोविड था तो कुछ लंबा घिंच गया था, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता है। तो हमें और हमेशा जैसे अखबार है तो अखबार डेली पढ़ना ही पड़ेगा। ये हमें तीनों चीज़ में काम देती है, और इससे हमें अगर करंट पढ़ते हैं तो हर चीज़ में इसका यूज कर पाएंगे। तो मैं यही बोलूँगी कि करंट पर ध्यान दें, जितने भी बुक्स है बुक्स को लिमिटेड रखें। बुक्स अच्छा मैम कुछ टॉपर्स का बुक अगर बच्चों को पता चल जाए कि किस विधि से ये टॉप हुआ जाता है, तो कुछ किताबों का अगर नाम आप बताती जो बच्चे पढ़ें उनसे, करंट वगैरह के लिए किस तरह से करें? सर, मैं पीडी पढ़ती थी स्टार्टिंग में, उसके बाद से जब एटोरिया छपने लगी बुक तो एटोरिया का बुक मैंने फॉलो किया। और पीडी एटोरिया एक एसपीडी बुक्स आती है बुक करंट की, तो मैंने वो भी पढ़ा और उससे काफ़ी हेल्प मिली। और जहाँ तक हिस्ट्री की बात है तो हिस्ट्री के लिए घटना चक्र का क्वेश्चन बैंक आता है बीपीएससी के लिए। घटना चक्र की लगभग सारी बुक्स आती है, वो काफ़ी हेल्पफुल है पीटी के लिए। और बिहार के लिए इम्तियाज़ अहमद सर की बुक है, उसका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों। तो और एक और है छोटी सी बुक विवास पनोरमा की, तो वो काफ़ी हेल्पफुल है। और ऐसे तो लक्ष्मीकांत जो है पॉलिटी के लिए बेस्ट है। जी, तो बहुत सी जानकारी आप लोगों को मिली है। एक चीज़ है, बड़ी परीक्षा है, थोड़ा समय लग जाता है, तो बहुत से बच्चों में डिप्रेशन आ जाता है। डिप्रेशन का सामना करने लग जाते हैं, अंडर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, कॉन्फिडेंस की कमी होने लगती है। आपने भी इस परीक्षा को पास किया, क्या आपने भी डिप्रेशन को फील किया? और अगर फील किया है तो आप उससे बाहर कैसे आई? जी सर, तैयारी के दौरान जब मेरा रिजल्ट नहीं हो रहा था शुरुआती दौर में,
तो मैं काफ़ी डिमोटिवेट हुई थी। और उस समय मेरे घर वाले काफ़ी सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि डिमोटिवेट होने के कारण से मैं किसी पूजा त्यौहार में, गांव के किसी शादी में कहीं भी नहीं जाती थी। मुझे लगता था कि नहीं, जब रिजल्ट हो जाएगा तभी मैं सब कुछ अपना चेहरा दिखाऊंगी। और कहीं रूम, ऊपर के एक रूम है मेरा, उससे बाहर भी नहीं निकलते थे, कहीं कभी कभी तो ऐसा नीचे भी नहीं आते थे। तो और जितने भी जो रिश्तेदार हैं उनसे बातचीत करना छोड़ दिए थे, क्योंकि वो लोग शादी के लिए फोर्स कर रहे थे। तो मैं सबसे कट गई थी, अलग रह के बस पढ़ाई पे फोकस कर रही थी, किसी तरह से रिजल्ट आ जाए। और उस दौरान मेरे पापा मम्मी काफ़ी हेल्प किए, और उन्होंने मुझे बाहरी लोगों से बचा के रखा। तो काफ़ी अच्छा रहा, मतलब। अच्छा, ये जो पूरा जर्नी बीता है, तो आप अधिकारी बन गई हैं, परिवार का कैसा सहयोग, क्योंकि समाज का कितना सहयोग मिलता है वो तो लगभग सभी लोग जानते हैं। आपको परिवार का सहयोग कैसा मिला? परिवार ने आपको किस तरह से हेल्प किया, और परिवार को किस तरह से हेल्प करना चाहिए जो परीक्षार्थी हैं, उनके विषय में आप बताइए। जी सर, बच्चे जब तैयारी करते हैं, इतनी बड़ी एग्ज़ाम है, तो इस तैयारी के पीछे बच्चे का ही सिर्फ योगदान नहीं होता है, उनके माता पिता सपोर्ट करेंगे तभी वो बच्चा कुछ करता है। तो मेरे जो पापा मम्मी हैं, उनका सबसे ज़्यादा अहम योगदान रहा। अगर वो नहीं पढ़ाते तो हम यहाँ तक नहीं पहुँचते। पापा ने बहुत कष्ट से, पापा को जॉब नहीं था, तो ट्यूशन पढ़ा के किसी भी तरह से मुझे पढ़ाई। मम्मी सिलाई कर के, जब मैं ट्यूशन जाती थी तो मेरे लिए 10th में और 11th में से मैं वहाँ हाजीपुर में क्लास कर रही थी। तो मम्मी झोला सिल के कैसे कैसे करके सिलाई करके पैसा इकट्ठा करती थी। मेरी बहन मेरे से छोटी है, लेकिन मेरा खर्चा निकालती थी किसी तरह से। और क्योंकि पापा की सैलरी उतनी अच्छी नहीं थी, तो किसी भी तरह से सब लोगों ने मेरा सपोर्ट किया। और मुझे कभी कोई काम जैसे होता है ना घर का, वैसे करने नहीं दिया। थोड़ा बहुत हल्का फुल्का करते थे, और पापा काफ़ी हेल्प करते थे। जिससे कोई टॉपिक पे मुझे समझ नहीं आता था तो पापा हेल्प करते थे। पापा मेरा ही इंटरव्यू लेते थे घर पे ही। तो इस तरह से काफ़ी सपोर्ट किया। मेरा भाई जब थक जाते थे तो मेरे साथ बात करता था। और छोटे छोटे मेरे घर के बच्चे सब हैं, वो सब मेरे साथ खेलते थे, तो अच्छा लगता था। तो देखिए, जो माँ बाप की भूमिका होती है वो कहीं ना कहीं इमारत की उस नींव की तरह होती है, जो दिखता तो कहीं नहीं है, लेकिन पूरी की पूरी जो इमारत टिकी होती है, उसका जो बेस होता है वो वही नींव के पत्थर होते हैं। तो परिवार का सहयोग मिलना भी बहुत ज़रूरी है, परिवार का एक माहौल होना बहुत ज़रूरी है। लोग कहते हैं घर से तैयारी नहीं हो पाती है, और जो रिजल्ट है वो घर से ही तैयारी करके। तो ऐसा किसी भ्रम में ना रहें, आप अच्छी तैयारी करें, और परिवार का अगर अच्छा माहौल होगा तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे। चलते चलते जानना चाहेंगे आपसे, जो आगामी छात्र हैं, जो आना चाहते हैं, प्रशासनिक सेवा में अधिकारी बनना चाहते हैं, उन्हें क्या संदेश दीजिएगा, किस तरह से वो अपनी तैयारी को शुरू करें? और एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न कि इसकी तैयारी कब से शुरू कर देनी चाहिए? बच्चों को बहुत सारा रहता है, कोई कहता है ग्रेजुएशन करने के बाद करें, 12th करने के बाद करें, तो कब शुरू करें, और क्या संदेश देंगे उन बच्चों को जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहते हैं? जी सर, बच्चे जब चाहा जाए कि हाँ उनको ये करना है, तभी से जब वो ठान ले, तभी से उनको तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। ऐसे जब बच्चे 10th करते हैं तो 10th के बाद से ही अगर उनको इस क्षेत्र में आना है तो अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि सिलेबस तो हमारा वही है। 10th के बाद इंटर लेवल का जो हिस्ट्री होता है या ज्योग्राफी होता है, वही सब पूछता है मेंस में या पीटी में ही। तो उसी समय से तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। और उसके बाद आगे चल के, मतलब अगर उनको ऐसा लगता है कि उनसे नहीं हो पा रहा सिलेबस वगैरह, तो बहुत सारे कोचिंग भी है, उनका भी थोड़ा बहुत अगर हेल्प लेना चाहेंगे तो वो ले सकते हैं। जी, यानी ऐसा ये नहीं है कि अगर हम नहीं लिए तो कोई दूसरे नहीं ले, जिनको जैसी सुविधा है वो ले सकते हैं। हाँ, यदि जिस तरह से आपको अपने आप पर विश्वास है, जिस तरह के आपको लग रहा है, तो आप आवश्यकता अनुसार कोचिंग कर सकते हैं, नोट्स ले सकते हैं, किताबों को पढ़ सकते हैं, और आप खुद पे सबसे पहले विश्वास करें। खुद पे विश्वास करना बहुत ज़रूरी है किसी भी परीक्षा के लिए, और खासकर प्रशासनिक परीक्षाओं के लिए, क्योंकि इसमें एक पेशेंस रखना होता है, एक समय लगता है। जी, मैं आगामी बच्चों के लिए कुछ बोलना चाहूँगी। जी बिल्कुल। जी, जितने भी बच्चे हैं, युवा और लड़के हो या लड़कियां हो, जो अधिकारी बनना चाहते हैं या किसी भी चीज़ की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं उनको यही बोलूँगी कि वो पूरे पेशेंस के साथ तैयारी करें, मेहनत करें, कुछ दिन का त्याग करें, क्योंकि इसमें त्याग, मेहनत, पेशेंस, आत्मविश्वास, वो सबकी ज़रूरत पड़ती है। और सबसे बड़ी बात कि जो भी करे पूरी ईमानदारी से करे, चाहे वो मतलब थोड़ा देर ही पढ़े, लेकिन अपने पढ़ाई के साथ पूरी ईमानदारी बरते। और हमें आलोचनाओं से घबराना नहीं है, बस कि आलोचनाओं को ही अपनी मजबूती बनाना है, खासकर लड़कियों के लिए जो आगे नहीं बढ़ पाती है। तो मैं उनको यही बोलूँगी कि आप
अब किसी मामले में पीछे ना रहे। जब लड़कियां ओलंपिक में मेडल ला सकती है, अंतरिक्ष में जा सकती है, राष्ट्रपति बन सकती है, तो हम क्यों पीछे रहें। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि लड़कियां अब हमारी बारी है। जब आधी आबादी जो है हम हो गए हैं, तो हम किसी और पे डिपेंडेंट क्यों रहें। कब तक हम किसी और पे बोझ बन के रहेंगे। तो हमें अब अपना बोझ खुद उठाना है, अपने पैर पे इंडिपेंडेंट होना है और अपने आप को तो प्रूव करना ही है, दुनिया को भी दिखाना है जी। तो देखिए, जो सफलता का मूल मंत्र था, लोग कहते हैं सफलता का मूल मंत्र मैडम ने दिया है, मैम ने बताया है कि किस तरह से अगर आप पेशेंस रखेंगे और आप सफलता चाहते हैं तो आपको धैर्य के साथ ये तैयारी करनी होगी। आपका हमारे इस चैनल पे आने के लिए, इतना बहुमूल्य समय देने के लिए आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद। जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, यहाँ तक आने के लिए, मेरा इंटरव्यू। तो और भी इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और आप बताएं कि और आप किस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं। बीपीएससी के साथ साथ यूपीएससी और भी अन्य परीक्षाओं को जो जानकारी है और उसका एंट्रेंस प्रोसेस है, इसके लिए मैं लगातार वीडियो लाता रहूँगा। मैं परमेश्वर मालवीय आप सभी से इजाज़त लेता हूँ। जय हिंद, नमस्कार। तो जो संघर्ष का कहानी है, परिवार का बहुत ज़्यादा सहयोग रहता है। तो आइए मिलते हैं इनके भाई से, जानते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, दीदी रहती थी घर पे रहती थी और यहीं से तैयारी हो रहा था, तो किस तरह से तैयारी करती थी, मतलब जो शेड्यूल रहता था दिन का वो किस तरह से रहता था। दीदी पहले नोट्स बनाती थी, सब शेड्यूल बनाती थी, किस टाइम पढ़ना है, किस टाइम खाना है, उसके बाद वो मतलब तैयारी करती थी। घर में खाना वाना भी बनाती थी कि मम्मी बना के देती थी। खाना नहीं बनाती थी, मम्मी बना कर ले जाती थी छत पे। दूध हो, सेब हो, पापा लाते थे, पूरा फल फूल लाते थे। मैंने उनको जो घर का काम उसे पूरा अलग रखा जाता था, पूरा सहयोग आप लोग करते थे कि आप पढ़िए, आप आगे बढ़िए। पूरा छूट था पढ़ने के लिए, थोड़ा भी घर का काम नहीं करते थे। वर्तमान समय में रुचिला जी अभी शिक्षिका हैं और पढ़ा रही हैं। तो आइए मिलते हैं इनके सहयोगी शिक्षक से और जानते हैं कि किस तरह का जो वर्तमान में ये सेवा दे रही हैं पढ़ाई के रूप में, और किस तरह का माहौल रहता है स्कूल में, और बच्चों का क्या रुझान रहता है मैम के प्रति, तो उनसे जानते हैं। बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन आपका हमारे चैनल में। देखिए सर, जहाँ तक रुचिला की बात है, इसको बचपन से हम जानते हैं, क्योंकि पढ़ने में बहुत ही मेटोरियस थी। जब इसका रिजल्ट 10th का आया था, उस समय जिला टॉप की थी, उस समय से हम जानते थे और हमें भी चूँकि यकीन था कि आज न कल जो है ऑफिसर बनेगी। क्योंकि इनके पिताजी से भी हम मेरे यहाँ जाना आना अच्छा था, इनका संबंध घरेलू संबंध था। इसके बाद जो है सो कि वर्तमान में ये 25 फरवरी 2022 को जिस विद्यालय उत्क्रमित मध्य विद्यालय बरुआ बोहरा में हम शिक्षक हैं, उसी विद्यालय में जो दान की थी वर्तमान फरवरी में, जब ये योगदान दी, उसके बाद जो है कि इनका SI का रिजल्ट आया था। तत्पश्चात जो है कि ये मतलब इनके फैमिली जो है आगे पीछे कर रहे थे योगदान देने के लिए उसमें। फिर भी हम लोग चाहे और जो स्टाफ थे हमारे, हम लोगों ने इनका सहयोग किया कि नहीं, उसमें तुम जाओ, SI का रिजल्ट आ गया तो जाने में क्या दिक्कत है, जॉब करना है, इससे बेटर जॉब है। फिर भी उसके पश्चात जो है सो कि BPSC का रिजल्ट जब आया तो इनके पिताजी हमको कॉल करके बताया, एक्चुअली हम भी हाजीपुर में रहते हैं, तो कैसे ऐसे आ गया, बहुत ही खुशी मिली। और ये भी कामना करते हैं कि और भी जो है इनका आगे सफलता जो है इनको ऊंचाइयों तक बढ़े। तो ये थे सहायक शिक्षक थे जो उनके साथ अभी पढ़ा रहे हैं। तो पहले बात करते हैं इनके पिताजी से। पहले तो बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आपका हमारे इस चैनल पे। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है जी। और बहुत कठिन परीक्षा है, सभी लोग जानते हैं, काफ़ी कठिन परीक्षा है। तो किस तरह से घर में मैनेज करते थे, ताकि कहा जाता है एक तरह से तपस्या है, कैंडिडेट तो करता ही करता है, पूरा परिवार उसके पीछे लगा रहता है। तो आपने किस तरह से संघर्ष को देखा और आपके मन में, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री से लेके हर लोग कह रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और इतनी कहिए कि बड़ी परीक्षा तक में ले जाना, लोग जहाँ की 10वां 12वां करते करते लोग शादी ब्याह कर देता है। बिहार का खास कर यही माहौल है, आप भी इससे वाकिफ़ होंगे। तो कैसे आपको लगा कि हाँ लड़की को पढ़ाना है, इतना दूर तक लेके जाना है, अधिकारी बनाने का है, कैसे मन में ख्याल है? क्योंकि मैंने देखा पहले से भी शिक्षिका हैं, तो ये पठन पाठन का माहौल कैसे आपको लगा कि हमको भी पढ़ाना है? देखिए, शुरू से ही हमारा सोच रहा है, जब से मेरी शादी हुई और बच्चे रुचिला रानी के रूप में मेरी मैंने बच्ची जन्म ली, उसी समय से मेरा सोच रहा है कि हम लड़के और लड़कियों में कभी भी हम फ़र्क नहीं समझे, कभी नहीं समझे। और गांव समाज के लोग को भी हम बताएं कि कभी लड़के लड़कियों में फ़र्क नहीं समझना चाहिए। और इसी सोच के तहत हमने जब इसका प्रथम जन्मदिन मनाया था, तो बहुत सारे लोग को इनवाइट हमने किया था। और उसमें उस समय उसका जन्मदिन का शुरुआत ही हुआ करता था, पहले इतना जन्मदिन होता नहीं था। लेकिन उस समय में जब 1995 की बात है,
उस समय हम जन्मदिन मनाए थे और लोग कहा करते थे कि देखिए आप इतना तो बेटा में लोग जन्मदिन मनाते हैं नहीं करते हैं और आपने बेटियों में इतना बड़ा धूमधाम से जन्मदिन मनाए। तो हमने कभी ऐसा नहीं सोचा, कभी नहीं सोचा और बेटा बेटी में फ़र्क नहीं समझे हम, और इसको बेटा मानकर हमने ठान लिया कि बेटा की तरह हम इसको पढ़ाएंगे। और कभी भी किसी तरह के रास्ते में अगर कोई तरह की अगर सामाजिक आर्थिक अगर परेशानी आती है तो उसको हम झेलेंगे और उसको झेलते हुए और बेटी को हम आगे बढ़ाने का काम हम करेंगे। और उसी का माने देन है कि आज हाँ जी। अच्छा आप बताइए, लगता था शुरू से कि कर जाएगी? हाँ, मुझे विश्वास था कि हम लोग अगर हेल्प करेंगे ईमानदारी पूर्वक तो मेरी बेटी एक दिन बहुत बड़ी सफलता हासिल करेगी। और देखिए वो सफलता मिल गया, सफलता मिल गया। बिल्कुल। अच्छा बात करते हैं, अब तो अधिकारी बन गई हैं माता जी से, क्योंकि कहा जाता है हर सफल व्यक्ति के पीछे वो महिला हो या पुरुष हो एक स्त्री का हाथ जरूर होता है, और माँ की जो भूमिका होती है उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। तो कैसा लग रहा है आपको? हम बहुत अच्छा लग रहा है, बेटी के पढ़ा के हम बहुत संतुष्ट हैं। हम यही कहना चाहते हैं कि जिस तरह से हम अपना बेटी के पढ़ाए हैं उसी तरह से हर एक माँ बाप अपना बच्चा के पढ़ाए और समाज में अपना इस बेटी का मान सम्मान बढ़े जिस तरह से हमारी बेटी ने की है। कभी हम अपने बेटी को कोई कार्य रसोई में नहीं ढुकाए हैं, सब दिन इसको हम पढ़ाई के लिए एकदम स्पेशल रखे हैं। जो भी काम होता था पापा मम्मी बहन कर लेती थी, इससे नहीं करवाते, काहे कि हम ग्रामीण में रहते थे, यहाँ पर कोई सुख सुविधा नहीं रहता था। अब इधर उधर होने से इसका पढ़ाई गड़बड़ा जाता है, इसलिए हम इसको हर घड़ी सुरक्षित रखते थे। अब मान ली कि हम गांव में रहते हैं, कोई बगल वाला आकर क्रॉस करता है और कोई अगर टोन टान मार देगा तो इसको पढ़ाई नहीं होता था, इसलिए हम इसको ऊपरे रखते थे पढ़ने के लिए, नीचे नहीं आने। बहन से पढ़ाई का जो पीरियड होता था, जब पढ़ाई चलता था तो किस तरह से पढ़ाई करती थी, कुछ बताइए। उसके आप लोग घर के हैं, घर को देखें, माहौल देखें, क्योंकि बाहर भी कहीं आना जाना नहीं था, कोई कोचिंग वगैरह का ज़्यादा विशेष नहीं माहौल, घर से पढ़ाई हुई है, तो किस तरह का पढ़ाई होता था इसके विषय में बताइए। ये सुबह में 4 बजे से ही उठ जाती थी और बहुत देर तक पढ़ती थी। रात भर 2 बजे तक 1 बजे तक जग के पढ़ती थी पूरा रात। और खाने पीने के लिए हम लोग बहुत मदद करते थे, हम ही लेके जाते थे इसको खाना, इसके रूम में पहुंचाते थे और हम लोग बहुत खुश है यहाँ तक पहुँची है। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं परमेश्वर मालवीय और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल और प्रेस द बेल आइकन फॉर योर फ्यूचर अपडेट। धन्यवाद।